नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर हम लोग का एक टॉपिक नया लिखा हुआ है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, जो कि काफ़ी बच्चों का मैसेज था कि सर लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सांख्यिकी को स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग सांख्यिकी स्टार्ट करने जा रहे हैं और अलजेब्रा तो हमारा चल रहा, वो तो कंटिन्यूअस चलेगा ही। आज हम लोग स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लेखपाल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिनका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आगे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जिसमें सांख्यिकी का आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें हम लोग का वनडे लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें सांख्यिकी हम लोग का है, उसमें हम लोग का क्या टॉपिक और क्या पढ़ना है। तो जितना टॉपिक मैं आपको लिखा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम का सांख्यिकी का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये जानेंगे। बारंबारता, बंटन, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। फिर अगला होता है संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF से इसको दिखाते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को EF से दिखाते हैं और संचयी बारंबारता का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको CF से दिखाते हैं शॉर्टकट में। अगला होता है आंकड़ों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देखिए आंकड़ों का निरूपण कई तरीके से होता है। पहला होता है दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राम। आयत चित्र को इंग्लिश में हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, हिस्टोग्राम। और बारंबारता बहुभुज। फिर अगला होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एग्ज़ाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है, समांतर माध्य। अच्छा, इसको केवल माध्य भी बोलते हैं या इसी चीज़ को औसत भी बोलते हैं। ये दोनों बात एक ही है, समांतर माध्य बोले या माध्य बोले या औसत बोले या इंग्लिश में इसे कहते हैं मीन। अगली होती है माध्यिका, इसको बोलते हैं मीडियन। माध्यिका मतलब क्या होता है भाई, मीडियन। अगला होता है बहुलक, बहुलक मतलब क्या हो जाता है, मॉड हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा सिलेबस है, आपको सांख्यिकी में इतनी बातें पढ़ना है। तो अब जो है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी, और पहले इसमें कुछ वर्ड है, जैसे आप बारंबारता बंटन हो गया, बारंबारता सारणी हो गई, संचयी बारंबारता हो गया, आंकड़ों का निरूपण हो गया, क्लास हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, जो टर्म इसमें आने वाले हैं उसको मैं आपको बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर वो चीज़ें आप समझ गए तो इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो काफ़ी बच्चों के लिए नया भी होगा, तो एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। जो इसमें पहले टर्म आने वाले हैं पहले हम लोग उसको समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए सबसे पहले तो यही जानते हैं कि सांख्यिकी होता क्या है। सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी का डिफिनीशन क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि सांख्यिकी एक मैथ की ऐसी ब्रांच है, सांख्यिकी मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, निरूपण और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या बोलते थे, सांख्यिकी एक मैथ की ऐसी ब्रांच है या मैथ की ऐसी शाखा है जिसमें आंकड़ों का, या जिसको डेटा बोलते हैं, डेटा का हम लोग संग्रहण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसका निरूपण करते हैं और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो आप सबसे बड़ी बात, सबसे दूसरी बात आपके सामने आ गई कि डेटा क्या होता है। डेटा जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं आंकड़े, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आंकड़े बोलते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है। तो आप किसी उद्देश्य के लिए भी कोई सूचना इकट्ठा करना, कोई तथ्य इकट्ठा करना, वो तथ्य संख्यात्मक रूप में हो, उसी को डेटा कहते हैं। मतलब किसी उद्देश्य के लिए या मीनिंगफुल काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए तथ्यों को जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो संख्यात्मक रूप में होगा, जो संख्यात्मक रूप में होगा, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसी को डेटा बोलते हैं। मतलब क्या आप समझ जाइए, जैसे आप देखिए हमारे देश में जनगणना होती है, तो जनगणना होती है तो लोग घर घर जाते हैं और हर घर में जो है कि डेटा लेते हैं। मतलब पूछते हैं कि यहाँ पर इस घर में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं। तो ये सब क्या हो गया, डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग उठा लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डेटा होता है। इसी को डेटा, कुछ भी डेटा होता है। जैसे कोई टेस्ट हो रहा है
तो क्लास में मान लीजिए 20 लड़कों का टेस्ट हुआ तो क्लास में कितने लोग, हर लड़कों का कितना नंबर आया, कोई 10 नंबर, कोई 20 नंबर, कोई 25 नंबर पाया, तो ये हमारी क्या हो गई, ये डेटा हो गई। यही न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं या आंकड़ा बोलते हैं। अब ये डेटा जो है, डेटा कितने तरीके के होते हैं। अब डेटा देखिए कितने तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है प्राइमरी डेटा जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। और एक दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा जिसको बोलते हैं गौड़ आंकड़े। अब इसको समझ लीजिए आप, क्या होता है प्राइमरी डेटा, क्या होता है प्राइमरी डेटा और क्या होता है सेकेंडरी डेटा। जैसे मान लीजिए हमारे देश की जनगणना हो रही है, तो क्या होता है कि सरकार की तरफ से कुछ एम्प्लॉई कर्मचारी जाते हैं, हर घर में जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने लोग पढ़े हैं, उम्र क्या है। तो ये जो अधिकारी डायरेक्ट जाकर घर से डेटा कलेक्ट करते हैं वो उनके लिए प्राइमरी डेटा हो गई। क्या हो गई दोस्तों, प्राइमरी डेटा हो गई, प्राथमिक आंकड़े हो गए। अब जो वो डेटा को कलेक्ट करके लाते हैं तो उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, फिर वो सरकार पब्लिश करती है। तो हम लोग किसी पत्र, न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी में देखते हैं कि हमारे देश में हमारे देश की साक्षरता दर इतनी है, हमारे देश में बेरोज़गारी इतनी है, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो गई, क्योंकि हम उसको किसी सोर्स से प्राप्त किए हैं, डायरेक्ट हम उस डेटा को नहीं प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी डेटा का मतलब आप क्या समझते हैं कि जब कोई डायरेक्ट जाकर, कोई भी आदमी जो सर्वेक्षण कर रहा है, अगर वो डायरेक्ट डेटा को उठाता तो वो उसके लिए प्राइमरी डेटा हो गई। फिर उस डेटा को अगर कोई दूसरा अध्ययन देखता है, अगर पाता है, तो वो क्या हो गई, उसके लिए भाई सेकेंडरी डेटा हो गई। क्या हो गई, सेकेंडरी डेटा हो गई। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, इसमें आप एक ग्रुप बना दिए और उनको काम बांट दिए कि आप लोग जाइए हर स्टूडेंट का डेटा तैयार करिए, हर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले आइए। तो दो तरीका है, एक तो तरीका ये है कि आप हर स्टूडेंट के घर पर जाइए और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन घर से उसके पता करिए, तो ये क्या हो गई आपके लिए प्राइमरी डेटा हो गई। दूसरा तरीका आपके लिए क्या है कि आप स्कूल में जाएं और स्कूल से डायरेक्ट उस बच्चे का पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लें, तो वो आपके लिए क्या हो गई, सेकेंडरी डेटा हो गई। मतलब उसको डायरेक्ट आप खुद से नहीं प्राप्त किए हैं, किसी सोर्स से आप उसको प्राप्त किए हैं। तो ये प्राइमरी डेटा हो गया और ये क्या हो गया भाई, सेकेंडरी डेटा हो गया। अब देखिए, अब डेटा और भी होते हैं। एक होता है रॉ डेटा, रॉ डेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिष्कृत, अपरिष्कृत आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़े। भाई क्या होता है अपरिष्कृत आते हैं, अपरिष्कृत रॉ आंकड़े क्या होता है, वास्तविक डेटा, वास्तविक डेटा, मूल रूप से एकत्र किए गए डेटा ही क्या होते हैं, रॉ डेटा होते हैं। मूल रूप का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट हुआ, 10 बच्चों का टेस्ट मैंने लिया, 10 बच्चों का टेस्ट हुआ और उनके नंबर हम कलेक्ट कर लिए। मान लीजिए 50 नंबर का टेस्ट हो रहा है, तो कोई पा गया 42 नंबर, कोई पा गया 48 नंबर, कोई पा गया 40 नंबर, कोई 49 नंबर पा गया, कोई 35 पा गया, कोई स्टूडेंट 37 पा गया, 39 पा गया। कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7। फिर कोई पा गया 46, कोई पा गया 32 और कोई पा गया मान लीजिए 35। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट हो गए। तो ये क्या हो गया, वास्तविक डेटा को हम लोग कलेक्ट कर लिए, जैसे टेस्ट हुआ हम उनके डेटा को कलेक्ट कर लिए। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं रॉ डेटा या अपरिष्कृत डेटा। और दूसरा डेटा क्या होता है, एरे डेटा। एरे डेटा देखिए क्या होता है, एरे डेटा इसको बोलते हैं सारणी, सारणी आंकड़े, सारणी आंकड़े। अब ये क्या होता है, अब जब ये रॉ डेटा को देखिए अभी अब डायरेक्ट डेटा को उठा लिया, अगर मैं इसमें से पूछ दूं कि बताइए सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा किसका डेटा है, किसका नंबर सबसे ज़्यादा है, तो अभी आपको खोजने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। या मैं पूछूं कि सबसे कम कौन सा स्टूडेंट नंबर पाया है, कौन सा स्टूडेंट सबसे कम नंबर पाया है, या सबसे कम कौन सा नंबर है, तो आपको खोजने में कोई दिक्कत हो सकती है। अगर इसी डेटा को हम आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में लगा दें,
मतलब इसी डेटा को, अपरिष्कृत डेटा को या रॉ डेटा को आप आरोही अवरोही क्रम में सजा दें तो इसी को क्या बोल देते हैं भाई, एरे डेटा, परिष्कृत डेटा। तो जैसे आरोही का मतलब बढ़ते या घटते, तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम कौन नंबर पाया, 32 नंबर। सबसे पहला स्टूडेंट, सबसे कम किसका नंबर है भाई, 32। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप देख रहे हैं, अच्छा 35 दो लोग पा गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ 35 और 35 लिख दिए। और 35 दो स्टूडेंट पाए हैं तो 35 और 35 आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर अगला नंबर आप देखते हैं, तो अगला आपका क्या है भाई, 37, 37। फिर उसके बाद 39 नंबर, फिर उसके बाद 40 नंबर, फिर उसके बाद 40 के बाद 42 नंबर, फिर उसके बाद 42 के बाद आपका 46 आ गया, फिर 48 आ गया, और फिर क्या आ गया, 49 आ गया। इसी को एरे डेटा या सारणी डेटा दिया, मतलब इसको हम बढ़ते या घटते क्रम में लगा दिए। अब इनके गुणों का अध्ययन करना बिल्कुल आसान होगा। अगर मैं पूछूंगा कि बताइए सबसे ज़्यादा नंबर किसने पाया, तो आप बताएंगे 49 नंबर, और सबसे कम नंबर किसने पाया है, कितना नंबर है, तो कितना हो जाएगा, 32 नंबर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे डेटा का मतलब क्या है। तो ये हो गया अपरिष्कृत आंकड़े और परिष्कृत आंकड़े, मतलब एरे डेटा और सारणी डेटा। और भी कुछ टर्म है, आइए जानते हैं। और भी कुछ टर्म हम लोग का है जो इस चैप्टर में हम लोग को यूज करना है। अगला देखिए, एक होता है चर, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। यदि किसी तत्व के जिस गुणों को नापा जा सके या काउंट किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। किसी तत्व के जिस गुणों को गिना जा सके, बोल सकते हैं गिना जा सके, उसे क्या बोलते हैं भाई, चर बोलते हैं। गिना जा सके उसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे ये क्लास में स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है इसको आप गिन सकते हैं। तो कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग गिना जा सके उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ये दो प्रकार के होता है, एक होता है सतत चर जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। एक होता है असतत या अखंडित, बोल सकते हैं इसको अखंडित चर। तो सतत चर क्या होता है, यह कोई भी मान ले सकता है, यह कोई भी मान ले सकता है। कोई भी मान ले सकते का मतलब हमारा यहाँ डेटा से, इस चैप्टर में डेटा से है। जैसे कोई भी मान का मतलब मैं कहूँ मजदूरों की मजदूरी, तो मजदूरों की मजदूरी आपका इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है और दशमलव भी हो सकता है। जैसे ये 200 भी हो सकता है, 200.5 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मतलब मजदूरी आपका डेसिमल में भी हो सकता है और इंटीजर में। तो इसी को क्या बोलते हैं, सतत। अखंडित मतलब होता है यह प्रत्येक कोई भी मान नहीं ले सकता है, कोई भी मान नहीं ले सकता है, जैसे मैं पूछ दूं, मान लीजिए कोई क्लास है, मैं बोल दूं कि इस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 25.2 है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या तो हमेशा पूर्णांक होगा, या तो 25 बोलिए, या तो 26 बोलिए, या तो 100, या तो 200। दशमलव में आप नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो गया, आपका सतत हो गया और असतत हो गया। क्या हो गया भाई, सतत और असतत हो गया। आप समझ पा रहे हैं। तो आइए आगे कुछ और बात करते हैं। और भी कुछ टर्म हैं, बिल्कुल हर एक टर्म को बहुत आराम से और कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते हुए समझिए। अगला है हमारा परिसर आप समझिए क्या होता है, रेंज जिसको बोलते हैं। रेंज क्या होता है, जैसे कोई भी डेटा दिया हुआ तो डेटा के सबसे अधिकतम और न्यूनतम, किसी भी डेटा के, किसी भी आंकड़े के सबसे अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को ही क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। मान लीजिए 5 स्टूडेंट हमारे पास हैं, किसी परीक्षा में टेस्ट हुआ तो इनके नंबर कितना आ गया, मान लीजिए हमने 50 नंबर का टेस्ट लिया, तो एक लड़का पा गया आपका 35 नंबर, कोई पा गया 42 नंबर, कोई पा गया 20 नंबर, कोई पा गया 37 नंबर, कोई पा गया 49 नंबर। तो इस डेटा की रेंज अगर आपको निकालना है, परिसर निकालना है, तो सबसे छोटी डेटा क्या है, 20 है, और सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 49। तो आप कर देंगे 49 माइनस 20, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा।
समझ पा रहे हैं आप, 29। आइए अगला टर्म है, आप अगला टर्म देखते हैं क्या होता है। अगली चीज़ सीखते हैं हम लोग, बारंबारता। अगला टर्म हेडिंग आप डाल सकते हैं बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग सीखते हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीक्वेंसी या बारंबारता क्या होती है और इसकी ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ी। जैसे कोई भी डेटा है, अगर डेटा छोटा है तो उसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं, लेकिन अगर यहीं पर डेटा आपका बहुत बड़ा हो जाए तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक टर्म आ गया फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता क्या होता है, कोई भी आंकड़ा जितनी बार आता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहती है। कोई आंकड़ा, आप बोल सकते हैं कोई आंकड़ा जितनी बार आता है या घटित होता है, जितनी बार आता है वो क्या होता है, उस आंकड़े की फ्रीक्वेंसी होती है या बारंबारता होता है। जैसे क्लास में टेस्ट हो रहा है 50 नंबर का, तो हो सकता है कि 40 नंबर पाने वाले 2 या 3 स्टूडेंट हैं। मान लीजिए कोई टेस्ट हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मार्क्स या अंक, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विद्यार्थियों की संख्या, या इसी को बोलते हैं बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए मैंने टेस्ट लिया एक 50 नंबर का, तो मान लीजिए 35 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, तो 35 के आगे हम लोग 2 लिख देंगे। नहीं तो अगर हम लोग उसको लगाते हैं तो हम लोग को 35 और 35 हम लोग को 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग अवरोही क्रम में लगाते हैं तो हम लोग को 35 और 35 2 बार लिखना पड़ेगा। सपोज करिए 40 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट है, तो 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 40 की बारंबारता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। मान लीजिए 45 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, मतलब 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 45 नंबर पा गए हैं, तो क्या हो जाएगा, 45 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 45 नंबर पाने वालों को बारंबारता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाती है। तो ये बारंबारता होता है। ये केवल होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब एक बड़े डेटा को हम लोग और आसानी से और आसान तरीके से दिखा सकें, इसी को लिखने के लिए क्या होता है, बारंबारता होता है। इसी को समझने के लिए क्या हो जाता है, इसी को लिखने के लिए आसान तरीके से किसका यूज हम लोग करते हैं, बारंबारता लिखते हैं। जैसे 45 नंबर 4 स्टूडेंट पा रहे हैं, तो अगर आप इसको आरोही क्रम में लिखते तो आपको 45 और 45 कितनी बार लिखना पड़ता भाई, 4 बार लिखना पड़ता है। कितनी बार लिखना पड़ता है, 4 बार। जबकि बारंबारता के माध्यम से हम लोग बारंबारता के तरीके से दिखाने के हम 45 लेंगे, उसके आगे 4 लिख दिए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि 45 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं। तो बारंबारता का मतलब आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि बारंबारता का मतलब सभी लोग को क्लियर हो गया। बारंबारता क्या होता है सभी लोग आप समझ पाए होंगे। तो आइए अगला टर्म देखते हैं। अब देखिए, अब डेटा जब और भी बड़ा हो जाता है तो इसको दिखाने का और भी तरीका हम लोग के पास है। जब डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाए तो बारंबारता से भी अच्छा तरीका है, हम लोग उसको क्लास या वर्ग बांट देते हैं। वर्ग का मतलब क्या हो गया, क्लास या वर्ग का मतलब क्या हो गया। मान लीजिए कोई टेस्ट हो रहा है, मान लीजिए वही एग्जाम्पल हम फिर लेते हैं, तो एक हम लोग देख लेते हैं पूरे डेटा को, तो हम लोग को आइडिया एक लग जाता है कि इतने से इतने के बीच में नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप वर्ग डिसाइड कर दीजिए। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर वर्ग लिख लिया और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। वर्ग मतलब ये नंबर इनका, मार्क्स। जैसे हमने कहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे कुछ वर्ग डिसाइड कर लिए। अब 10 से 20 में मान लीजिए 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 10 तक 2 विद्यार्थी हैं। 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने हैं, 2 लोग हैं। फिर 10 से 20 में कितने हैं, 5। फिर 20 से 30 में कितने हैं, 3।
फिर 30 से 40 में कितने हैं, 4 है। तो वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये हर चीज़ें फिर से जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा, जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा एक बार और। अभी बस आप प्रत्येक टर्म को समझते रहिए कि क्या क्या टर्म हमारा इस पूरे चैप्टर में यूज होना है। तो वर्ग का मतलब समझ गए कि डेटा को और भी छोटे तरीके से हम लोग दिखा पाएँ, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग में बांट दिए हैं या क्लास में बांट दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। आइए अगला टर्म देखते हैं। अब अगला टर्म हमारा क्या है, वर्ग के बाद वर्ग की सीमाएं हैं, लिमिट ऑफ क्लास। वर्ग की अगला जो टर्म इसमें आता है वो होता है वर्ग की सीमाएं। इसको बोल सकते हैं आप लिमिट ऑफ क्लास, लिमिट ऑफ क्लास। जैसे कोई वर्ग है 0 से 10, मान लीजिए पहला वर्ग हमारा 0 से 10 है, तो किसी वर्ग के जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं उसकी निम्न सीमा। क्या बोलते हैं भाई, निम्न सीमा। और जो वर्ग का दाहिने वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं उसकी उच्च सीमा, उच्च सीमा बोलते हैं। मतलब इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको बोल देंगे लोअर लिमिट, और इसको बोल देते हैं अपर लिमिट। क्या बोल देते हैं भाई, अपर लिमिट। समझ पा रहे हैं कि लिमिट क्या होता है, वर्ग की सीमा क्या होता है। किसी भी वर्ग का जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं उसकी निम्न सीमा, और जो आखिरी नंबर होता है, जो दाहिने वाला नंबर होता है, उसको क्या बोल देते हैं, उसकी उच्च सीमा बोल देते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं वर्ग की सीमा क्या होती है, आप समझ गए बिल्कुल। आइए अगला टर्म, अगला टर्म वर्ग अंतराल। अगला टर्म क्या है भाई, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, ये होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। किसी भी वर्ग की उच्च सीमा में से अगर निम्न सीमा को घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, वर्ग अंतराल हो जाता है। जैसे कोई वर्ग हमारे पास है 0 से 10, तो ये 10 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, इसको वर्ग की चौड़ाई भी बोलते हैं, विड्थ ऑफ क्लास भी बोल देते हैं, वर्ग की चौड़ाई भी बोलते हैं, या इसी को आप क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, या वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगला एक और पॉइंट है वर्ग का मध्यमान। वर्ग का मध्यमान, वर्ग का मध्यमान क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। वर्ग का मध्यमान क्या होता है, समझिए। वर्ग का मध्यमान क्या होता है, किसी भी वर्ग का जो मध्यमान होता है, जो बीच की वैल्यू होती है, वो पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, पूरे वर्ग को दिखाता है। मतलब अगर हम लोग किसी वर्ग का मध्यमान निकाल लिए तो वो पूरे वर्ग की वैल्यू हो गई, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो मध्यमान निकालते कैसे हैं, मध्यमान होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये हो जाता है मध्यमान। इसी को बोलते हैं मध्यमान। किसी भी वर्ग का उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा भाई, मध्यमान आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यही वर्ग है 0 से 10 वाला वर्ग है, तो 10 प्लस 0 बटा 2 करेंगे, मतलब 10 बटा 2, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। तो इस वर्ग का जो मध्यमान हो जाएगा, जो मिड पॉइंट हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। मतलब 5 ही 0 से 10 को रिप्रेजेंट करेगा। मध्यमान का मतलब ये होगा 0 से 10 के वर्ग में जो भी वैल्यू आएगा उसका रिप्रेजेंट कौन करेगा, 5 करेगा। तो हम लोग इसको केवल 5 मान सकते हैं। इन सब का यूज जब हम लोग माध्य माध्यिका निकालेंगे तो इन सब का यूज वहाँ पर भी हम लोग का होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब एक बात और जान जाते हैं हम लोग, जो वर्ग की हम लोग बात किए हैं, वर्ग हमारा 2 प्रकार का होता है। जो वर्ग की बात हम लोग कर रहे थे अभी कि वर्ग क्या होता है, वर्ग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वर्ग बनाने की विधि, वर्ग बनाने की विधि, जो वर्ग होता है वो भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपवर्जी विधि और एक होता है समावेशी विधि। तो आप समझिए, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए। एक होता है अपवर्जी विधि और दूसरा होता है समावेशी
समावेशी विधि। एक होता है अपवर्जी विधि और दूसरा क्या होता है, समावेशी विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग मेथड, ओवरलैपिंग, और इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव भी बोलते हैं, इसका नाम एक और भी है। तो अपवर्जी और समावेशी। अब दोनों में डिफरेंस क्या, आइए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे हमने किया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ऐसे मैंने वर्ग को, किसी को डेटा को 10-10 के वर्ग में हमने बांट दिया। तो अपवर्जी विधि में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होगा। क्या होगा, एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होगा। जैसे इसकी उच्च सीमा 20 है तो अगले वर्ग की निम्न सीमा 20 होगी। इसकी उच्च सीमा 30 है तो अगले वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी, 30 होगी। समझ पा रहे हैं। तो इस विधि में हम लोग किसी भी डेटा को ये कोई भी मान ले सकता है। अब इसमें क्या अंतर है, आप देखिए, जैसे मैंने एक और वर्ग बना दिया 30 से 35, फिर 36 से 40, 36 से 40, फिर 41 से 45, फिर 46 से 50। मान लीजिए मैंने ऐसा वर्ग एक बना दिया है, इसको बोलते समावेशी विधि। इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होगी, इसीलिए इसको बोलते ओवरलैपिंग। मतलब ये उच्च सीमा और निम्न सीमा ओवरलैप कर गया और यहाँ पर ओवरलैप नहीं किया। यहाँ पर 30 से 35, 36 से 40, 41 से 42। तो ये तो पहले आप दोनों का मतलब समझ गए। अब इसका मतलब समझिए, फिर थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जैसे 0 से 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 0 से 0, 1, 2, 3 डॉट 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 9 या 9.999 ये पूरा मान ग्रहण कर सकता है, लेकिन 10 इस वर्ग में नहीं आएगा। 0 से 10 अपवर्जी का मेथड ये हो गया, इसमें 0 से लेके 10 के पहले तक सारी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते। 10 फिर किस में लेंगे, अगले वाले वर्ग में। तो इसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 कहाँ तक जाएंगे, 19 तक। 20 नहीं लेंगे, 20 फिर किस में लेंगे, अगले वाले में। 20, 20.1, 20.2 या 21, 22, 23 कहाँ तक, 29 तक जाएंगे या 29.99 तक जाएंगे। क्लियर है। इसमें इसका मतलब जो उच्च सीमा होती है उसका वैल्यू अगले वर्ग में होता है, उच्च सीमा की वैल्यू अगले वर्ग में होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जैसे 30 से 35 है तो इसमें 30 भी लेंगे, 31 भी लेंगे, 32 भी लेंगे, 33 भी लेंगे, 34 भी लेंगे और 35 भी लेंगे। इसमें वर्ग की दोनों सीमा उसी वर्ग में आएंगी। इस वाले विधि में, समावेशी विधि में, वर्ग की दोनों सीमा उसी वर्ग में आएगी। जैसे 36 से 40 है तो इसमें 36 भी आएगा और 40 भी आएगा। 41 से 45 है तो इसमें 41 भी आएगा और 45 भी आएगा। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है, अगर इसमें आपसे कोई बोल दिया कि 35.5, मान लीजिए ये भार है, ये मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ये वर्ग है, ये वर्ग है भाई। अगर इसमें 35.5 अगर हमको दिखाना होगा तो हम किस वर्ग में दिखाएंगे। अब देखिए 35.5 तो न इस वर्ग में है न ही इस वर्ग में, तो यही इसमें समस्या है, यही प्रॉब्लम है। तो इसका भी तरीका एक और है कि इस समावेशी विधि को फिर हम लोग अपवर्जी विधि में चेंज करते हैं। समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में चेंज कर लेगा। आप देखिए इसमें कोई भी वैल्यू, अगर इसमें आपको 10.5 बोलेगा तो किस में दिखाएंगे, इस वाले वर्ग में दिखाएंगे। अगर इसमें 9.5 बोलेगा किस में दिखाएंगे, पहले वाले वर्ग में। तो ये जो है कि, और हम लोग के एग्ज़ाम में आपका 90% यही वाला आता है, अपवर्जी विधि। कभी कभी किसी क्वेश्चन में समावेशी वर्ग दे देगा तो उसको आप चेंज कर लेंगे, किसमें, अपवर्जी में, ओवरलैपिंग में। तो आप प्रश्न ये आ रहा है कि हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए उसका भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चेंज किया जाता है। चेंज कैसे करेंगे, मान लीजिए यही चीज़ हमारा है, तो चेंज करने का तरीका क्या होता है, इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का डिफरेंस लेंगे। एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की उच्च सीमा और उसके पिछले वाले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर बटा 2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 36 माइनस 35/2 मतलब 1/2 बराबर 0.5। तो कितना आ गया, 0.5 आ गया। अब जैसे 0.5 आ गया, आपको करना क्या है, जैसे आपका कितना आ गया भाई, 0.5 आ गया, तो आपको करना क्या है,
अच्छा यहाँ पर 30 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, 0.5 को निम्न सीमा से घटाना है और अगले सीमा में जोड़ देना है। तो जब इसमें घटाएंगे तो ये 29.5 और ये 35.5। जब इसमें से 0.5 घटाएंगे तो ये 35.5 और ये हो जाएगा 40.5। जब इसमें से 0.5 घटाएंगे तो ये 40.5 होगा और इसमें जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 45.5। फिर इसमें से 0.5 घटाएंगे तो ये 45.5 और ये हो जाएगा 50.5। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अपवर्जी विधि में लिख दिए हम लोग। इसमें जो है कि कोई भी डेटा इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं दोनों वर्ग का मतलब। अभी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी सब पर क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट केवल समझा रहा हूँ कि हम लोग का इस पूरे चैप्टर में क्या क्या टर्म यूज हो रहा है। तो आइए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। अपवर्जी और समावेशी दोनों विधि आप समझ पाए, और समावेशी को अपवर्जी में कैसे चेंज करते हैं ये भी हम लोग क्लियर हो गए। तो आइए अगला टर्म, अगला मैं आपको बता रहा हूँ संचयी बारंबारता। अगला हेडिंग डाल लीजिए भाई, संचयी बारंबारता। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, संचयी बारंबारता क्या होता है, या CF बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता क्या होता है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैं थोड़ा सा इसकी डेटा आपको लिख ले रहा हूँ। अब संचयी बारंबारता होता क्या है, इसकी डिफिनीशन आप किसी वर्ग की संचयी बारंबारता। अब देखिए मैं आपको एक टेबल लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। टेबल लिख के, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्ग अंतराल, टेबल में लिख रहा हूँ, फिर आपको संचयी बारंबारता समझा रहा हूँ। फिर 30 से 49 है पहला वर्ग, फिर 50 से 69 है दूसरा वर्ग, फिर 70 से 89 है तीसरा वर्ग, फिर 90 से 109 है, फिर 110 से कितना है 129। अब यहाँ पर बारंबारता है या फ्रीक्वेंसी या बोलते हैं। यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक चीज़ और होता है टैली मार्क। ये क्या होता है, अभी मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, टैली मार्क। और यहाँ सबसे लास्ट में मैं लिख रहा हूँ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। आइए अब बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा बारंबारता दिया लिख लेते हैं। ये 10 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 5 है और ये 2 है। क्लियर हो गया। अब देखिए टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल 40 आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब संचयी बारंबारता मतलब क्या होता है, संचयी मतलब क्या होता है कि संचय करना। जैसे 30 से 49 का मतलब क्या हो गया, 30 से लेकर 49 से कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो संचयी बारंबारता होगी वो 10 होगी। फिर अगला जब 50 से लेकर 69 तक आप लिखेंगे, 50 से लेकर 69 तक, तो अगली इसमें क्या करते हैं कि पिछले वाले बारंबारता को भी जोड़ देते हैं। तो अगली जब लिखेंगे तो 10 + 9 = 19। संचयी बारंबारता का मतलब इतना हो गया कि अगले ग्रुप का जब बारंबारता आप लिखेंगे तो पिछले वाले ग्रुप का बारंबारता भी जोड़ देंगे। इसका मतलब समझिए, जैसे 30 से लेकर 49 तक अगर 10 लोग हैं तो 50 से लेकर 69 तक पूछ रहा है। इसका मतलब 30 से लेकर आपको 69 तक बताना है। मतलब 69 के पहले जितनी भी बारंबारता आ चुकी है, जितनी बार डेटा आ गए, सबको आपको ऐड करना है। तो 69 के पहले 10 + 9। फिर जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस इसको प्लस इसको। इसका मतलब आपको 10 + 9 + 14 तो कितना हो जाएगा भाई, 9 × 4 = 13, 1 बच गया, 1 1 2 1 3 33। कितनी आ गई संचयी बारंबारता, 33। फिर जब यहाँ आएंगे तो फिर सबको जोड़ देंगे। अच्छा अब हम लोग डायरेक्ट सबको नहीं जोड़ते हैं तो 5 केवल जोड़ दें, तो 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, फिर 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। आप देख लीजिए टोटल 40 आया है, टोटल 40 आ गया है। तो ये क्या हो गया, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब किसी ग्रुप की संचयी बारंबारता उस ग्रुप से पहले जितनी भी बारंबारता आ चुकी सबको जोड़ देना है, सबको ऐड कर देना, बस इसका ये मतलब हो गया। अच्छा ये टैली मार्क्स क्या होता है, ये टैली मार्क्स कुछ नहीं होता है। जैसे बारंबारता 10 है तो ये कन्वेंशन है कि 1 2 3 4 को ऐसे दिखाएंगे, 5 करना होगा तो ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये कन्वेंशन है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, आप उल्टा नहीं बना सकते। जैसे हमको दिखाना है 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 दिखा देंगे। समझ पा रहे हैं आप।
तो ये होता है टैली मार्क शीट। जैसे 10 दिखाना है तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और एक ऐसे क्रॉस। जैसे 9 दिखाना है तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 9 हो गया। 14 दिखाना आपको तो आप कैसे दिखाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया, 1 2 3 4 14 हो गया। 5 दिखाना है 1 2 3 4 5 और 2 दिखाना तो 1 और 2। तो संचयी बारंबारता का मतलब आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। संचयी बारंबारता क्या होता है, क्या होता है, किसी भी वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वो उस वर्ग की बारंबारता प्लस उसके पहले जितने भी वर्ग आ चुके हैं सबकी बारंबारता को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं या जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का रहा सांख्यिकी का पहला क्लास। और पहले क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या पढ़ना है और कौन से टर्म इसमें यूज होंगे। फिर इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे आ जाएगा, अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।